हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ टेंस। तो टेंस के बिना इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि किसी हिंदी का कोई सेंटेंस है, उसका अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी बिना उसके ये जाने कि वो किस टेंस का है, किस काल में है, वो वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है, किस काल का है, तो ये जाने बिना कैसे उसको लिखा जाएगा और फिर कहाँ से वो सारी क्रिया मिलेगी जो वर्तमान को दर्शाने वाले हैं या भूतकाल को दर्शाने वाले हैं या फ्यूचर को दर्शाने वाले हैं। तो खास करके ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है यही टेंसों को बतलाते हैं, या मेन वर्ब जो है वो टेंसों को बतलाते ही है, वर्तमान है या पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये मैं आज आपको प्रत्येक जो भाग में अलग अलग टेंसों की करवाने वाला हूँ। सारे टेंस करवाऊंगा और अच्छी तरह से आप इसका जो है अवलोकन कीजिएगा, समझिएगा और फायदा उठाइएगा और आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। अब जो मैं आज बताने वाला हूँ, देखिए आज का जो हम शुरू करने वाले हैं जो वो है टेंस। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। मैं यह लिखता हूँ टेंस। आज का हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, यानी काल। काल का मतलब जैसे समय मान लीजिए। ठीक है, तो हम कालों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, टेंस को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। तो वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल को कहते हैं और फ्यूचर टेंस भविष्य काल को कहते हैं। आइए हम काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात टेंस को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो हिंदी होती है वो है काल। ठीक है ना, टेंस मीन्स काल, ये हुआ। तो अब टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? टेंस को यहां मैं लिखता हूं टेंस। टेंस को 3 भागों में, टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटते हैं, अर्थात 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला होगा प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्पेलिंग का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आपको क्या मालूम, कैसे पढ़ोगे उसको, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे होगा कि ये प्रेजेंट लिखा है। ठीक है ना, मैं हमेशा जीरो से लेकर चलता हूँ, किसी को भी, किसी भी कक्षा को लेकर चलता हूँ या किसी को भी जो इंग्लिश सिखाने की बात यहाँ तक होती है उसको मैं जीरो से लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो समझते हैं, जो जानते हैं बड़े बच्चे, उनके लिए तो फायदा है। ठीक है, वो तो आगे की चीजें समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटा है अभी, वो शुरू नहीं हुआ है या मान लीजिए शुरू करने वाला है, वो कैसे करे शुरू? तो जो कमजोर है उसको सिखाना ही तो सिखाना होता है। सीखने जो सीखा हुआ है उसको क्या सिखाएंगे आप? जो नहीं सीखा हुआ है उसको ही पढ़ाया जाएगा, तभी जीरो से हम लेकर चलते हैं हमेशा, हमारा यही रूल होता है। तो सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस जो है, ये प्रेजेंट टेंस की हिंदी है वर्तमान काल। क्या हिंदी है? वर्तमान काल। और दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। ठीक है, ये पास्ट टेंस, ये भूतकाल इसको कहते हैं, यानी कि जो समय बीत चुका है, यानी भूतकाल हुआ वो है, वो वर्तमान में अब नहीं है। वर्तमान जो समय है, अब जो समय चलता है, इसको अगर इस समय में कोई काम होता है तो हम उसको, अब के जो समय को है वो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीता हुआ समय होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और जो आने वाला जो समय है, जो अभी आया नहीं है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या करेंगे, जो काम भविष्य में होगा, वो क्या है? फ्यूचर टेंस होता है। देखिए यहाँ तीसरा जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्यूचर, FUTURE। ये फिटोर नहीं है, इसको फिटोर नहीं पढ़ें, इसको फ्यूचर पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस, तो ये हुआ फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है भविष्य काल, यानी आने वाला जो समय, भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस
भविष्य काल ये हुआ, यानी भविष्य काल। तो इस प्रकार से फिर अब क्या करते हैं कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? जैसे मान लीजिए हम इसको 4 भागों में, ये 4 भागों में बांटेंगे हम, ठीक है ना। और ये पास्ट टेंस है, इसको भी हम 4 भागों में बांटेंगे। फ्यूचर टेंस है, इसको भी हम 4 भागों में बांटेंगे। तो कुल कितने बन जाते हैं? 12 भाग हो जाते हैं। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो 12 भाग हो गए। इन 12 भागों को हम अलग अलग, यानी कि पहले हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग है उसका पहले भाग का अध्ययन करेंगे आज, उसके बाद में उसका दूसरा भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे, फिर तीसरे भाग का, फिर चौथे भाग का। इस तरह से हम प्रत्येक इसमें से फिर चारों भाग का अध्ययन कर चुके होंगे, फिर में हम आएंगे पास्ट टेंस के 4 भागों में। चाहे हम इसको पहले कर लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे ये नहीं है कि प्रेजेंट के आप सबसे पहले प्रेजेंट को पढ़े, उसके बाद पास्ट को पढ़े, उसके बाद फ्यूचर को पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। इनको किसी को भी आप पहले पढ़ सकते हो, बशर्ते कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आज हम प्रेजेंट टेंस का ही जो है शुरू कर रहे हैं। तो ये आप समझ चुके हो। तो अब इसमें जो हम क्या करते हैं कि अब इसको मिटा रहा हूं, तो इतना देखिएगा इसमें जो अब हमारे पास में क्या बच गया? प्रेजेंट टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? कुल 4 भागों में। तो प्रेजेंट टेंस यहां पे लिख रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो देखो ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। केवल इंग्लिश से अगर मैं समझा दूंगा तो इसमें क्या होगा कि फिर ये इंग्लिश बन के रह जाएगी, यानी कि फिर समझ में तो आनी नहीं है, फिर फायदा क्या हुआ। तो जो हिंदी भाषी विद्यार्थी है उनको अंग्रेजी कैसे आए, तो उनको हिंदी से अंग्रेजी में ले जाना, तो हिंदी एक माध्यम हो जाएगा और जाना उसको अंग्रेजी में होता है, ठीक है। तो हिंदी जरूरी है सहायक के रूप में कि उसकी मदद होगी तब इंग्लिश में वो चला जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। यहाँ जो है 4 भागों में ऐसे लिखा जाएगा, को 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं या बांटते हैं, मान लीजिए, ठीक है, बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि पहला भाग है इसका, जैसे मान लीजिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इनको कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हुआ पहला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साधारण यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का अनिश्चित, डेफिनिट निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल का मतलब साधारण, साधारण वर्तमान काल भी इसी का ही नाम है, देखिएगा। उसके बाद में दूसरा हम जो बताना चाहते हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार चल रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यूस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हुआ। फिर इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव सेम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये हुआ इसका, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा है जो प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी है जो समय अब चल रहा है, यानी बोलते समय जो काम हो रहा है, यानी कि देखते समय, बोलते समय हमारे सामने क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उन सब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख रहे हैं। केवल जैसे मान लीजिए अगर वन टाइम कोई काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, यानी कि जब एक से अधिक बार, ठीक है ना, कोई काम होता है या हमेशा होने लग जाता है वो काम, तो फिर उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट में लिखेंगे और उसका जो भाव जो है ना उसका वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आता रहेगा, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो हिंदी बनती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है पूरा वर्तमान काल। पूरा वर्तमान काल यानी पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल में यानी वो कार्य जो पहले शुरू हुआ था और अभी अभी वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। जो अब से पहले कोई घटना घटित हो चुकी है
हो चुका है, उसका कोई अब आगे और नहीं है, वो वहां तक वो पूरा हो गया। इन घटना के घटित होने से पहले का जो समय होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। परफेक्ट होता है वो, यानी कार्य जो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट हो जाना, एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट हो गया ना, परफेक्ट हो गया वो, ठीक है ना। उसके बाद में हम फोर्थ में लेते हैं। फोर्थ में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, ये टेंस देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चल रहा पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में जो कार्य लगातार रूप से हो रहा है, यानी भूतकाल में शुरू हुआ ऐसा कार्य, ऐसी घटना जो भूतकाल में शुरू हुई और वो भूतकाल में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और वर्तमान में भी वो आ रहा है, वर्तमान में भी वो काम चल ही रहा है, और भविष्य में भी वो चलने का काम जो है जारी रहेगा। यानी वो भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी वो काम शुरू है, चल रहा है, और आगे भी ये चलता ही रहेगा। ऐसी उम्मीद जहां बनती है, ऐसे कार्य जहां होते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में क्या होता है, जुलाई से जो है विद्यालय हम जो है ढंग से सुचारू रूप से शुरू करते हैं, ठीक है ना। यूँ तो 21 जून से हो जाता है, कहीं 15 जून से भी होता है, कहीं 21 जून से 18 जून से भी कर देते हैं, ये तो अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं, तो ठीक है। तो खास करके जो है जुलाई से विद्यालय शुरू होता है, ठीक है, अध्ययन शुरू हो जाता है वहां से। तो जुलाई से कोई काम शुरू हुआ, बच्चे ने पढ़ना शुरू किया जुलाई से, और वो पढ़ता हुआ अब कौन सा है, अब जैसे मान लीजिए दिसंबर चला गया, 6 महीने तक, जुलाई से दिसंबर 6 महीने हो जाते हैं, फिर जनवरी फरवरी ये चल रहा है, अभी मार्च, मार्च के महीने में भी वो जो है चल ही रहा है, जब और अभी भी चल रहा है। पीछे एडमिशन तो उसका जुलाई में हुआ, जुलाई से उसने पढ़ना शुरू किया और उसमें लगातार वो पढ़ता ही रहा, और अभी भी वो पढ़ ही रहा है, क्योंकि क्लास तो वही है ना, क्योंकि एक कक्षा को पास करने के पूरा 1 साल का समय लग जाता है। तो वर्तमान में वो चल ही रहा है क्लास में और पढ़ता रहा है, और आगे जब तक उसकी वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो जाता उसका, तब तक वो काम चलता ही रहेगा। भविष्य में अभी अप्रैल में परीक्षा होने वाले हैं मान लीजिए, तो अप्रैल अभी आया नहीं है, ठीक है, तो आगे भी ये काम, अभी भी वो बालक जो है पढ़ता ही रहेगा, अप्रैल में भी वो पढ़ेगा, एग्जाम देगा, तब तक वो चलता ही रहेगा पढ़ाई में। जब वो एग्जाम दे लेगा तब उसका 1 साल का काम पूरा हो जाता है, एक कक्षा को वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे कार्यों को लिखने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा है, और भविष्य में भी वो कुछ समय और चलने की उम्मीद बनती है, ऐसे कार्यों को हम कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके लिखते हैं। इस टेंस के जो रूल है, जो साइक्लियां हैं, जो इसके समय सूचक जो शब्द हैं, उन सब का यूज करते हुए इस पे लिखेंगे आगे। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस के हम 4 भागों में इनको विभाजित करते हैं। पहला भाग है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो अनिश्चित वर्तमान काल हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा वर्तमान काल है ये, ठीक है, वर्तमान काल में जो हो रहा है जो काम, उसको हम इसमें लिखेंगे बिना किसी समय के। अच्छा, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हुआ पूरा वर्तमान काल, घटना के घटित होने से पहले का जो समय है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि अब उसके बाद में जो है जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसको हम इस टेंस में लिखेंगे, वर्तमान में जो कार्य अभी हो चुका है कंप्लीट, अब उसका शेष कुछ भी नहीं है, तो हम ये लिखेंगे इसमें। तो इस टेंस में जो नियम है, जो साइक्लिया है, जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, उनका यूज करते हुए लिखेंगे, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से हम चारों को बांटेंगे, आज चारों भागों में हम पढ़ेंगे। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं, मैं इसी में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पास्ट लिखने, पास्ट डेफिनेट टेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, अनिश्चित भूतकाल हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर ये होगा, उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, समझ पा रही हो। तो इसी तरह से पास्ट टेंस के 4 भाग पूरे हो जाएंगे, फिर हम फ्यूचर में लौटाएंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, फिर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस तरह से हम 12 भागों का अध्ययन करेंगे, और फिर अलग अलग टेंसों के जो हैं भाग, उन प्रत्येक के एडवर्ब अलग अलग होंगे, प्रत्येक एडवर्ब को आप ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब को आप ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक मेन वर्ब को आप ध्यान में रखेंगे। बस यही चीज है कि आपको हिंदी से अंग्रेजी में ले जाती है, और एडवर्ब आपको समय सूचक शब्द है, इनसे आप परीक्षा में जब भी बैठेंगे तो टेंसों के जो सेंटेंस आते हैं, यानी करेक्ट फॉर्म का यूज करना खालिस्तान में जहाँ होता है, आप करेक्ट फॉर्म वहाँ भर सकते हो, क्रिया का सही रूप वहाँ खालिस्तान में आप भर सकते हो।
टेंस भरना आता है परीक्षा में। तो इसमें जितने भी टेंस आते हैं मान लीजिए, तो वो आप सभी की सभी भर पाएंगे यदि आप वर्ब को पहचानते हैं, यदि आप एडवर्ब को जानते हैं कि किस टेंस का कितने एडवर्ब हैं। ये चलिए आज मैं आपको शुरू करता हूँ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, जो है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी जो पहचान है हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पहचान। पहचान है ना, पहचान के बिना आप उसकी कैसे लिखेंगे। पहचान तो होती है ना, हिंदी से अंग्रेजी में जाएंगे तो हिंदी का कैसा वाक्य होना चाहिए कि उसकी अंग्रेजी आप इस टेंस में बना पाएंगे, ठीक है ना। ये तो फिर क्या करते हैं, अब यहाँ लिखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे मान लीजिए हिंदी वाक्य, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है ना, हिंदी वाक्यों के अंत में जो है हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे ता है, क्योंकि हिंदी भाषी है ना, कई लोग तो कहते हैं ये सब जो बताना क्या होता है, नहीं बताना होता है जरूर, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चों से लेकर के बड़े भी नहीं जानते हैं, टेंसों का अध्ययन नहीं करते हैं, सीधे ही चले जाते हैं पैसिव वॉइस, सीधे चले जाते हैं डायरेक्ट नरेशन भरने के लिए, सीधे डिटर्मिनर में चले जाते हैं, सीधे ही वो एडवर्ब में चले जाते हैं, सीधे ही वो एडजेक्टिव में चले जाते हैं, सीधे वो जो है क्लाउज में चले जाते हैं, सीधे वो किसी भी चीज को समझने के लिए टेंसर मान लीजिए अंग्रेजी में क्या नहीं होता है, सब कुछ बहुत कुछ है इसमें। तो सभी चीजों को जानने के लिए प्रारंभिक दौर में आपको टेंस सीखना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं टेंस की क्या आवश्यकता होती है, बिना टेंस के भी तो अंग्रेजी सीखा जा सकता है। हाँ ये बात ठीक है, जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए टेंस सीखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा उनके बचपन में ही उनको परिवार से ही सीखने को मिल जाती है। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं पहले से ही राजस्थानी सीखने शुरू कर देते हैं, जैसे घर में जो मोहल्ले में है, मान लीजिए घर में है, परिवार में, मोहल्ले में है, गाँव में एक ही भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, जो भाषा ज्यादा बोली जाएगी उससे वो परिचित होगा, ये उसके लिए कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो अब यहाँ इंग्लिश की बात जहाँ तक रही, इंग्लिश जो है हमारी भाषा नहीं है, वैसे इंग्लैंड की लैंग्वेज है ये, तो पूरी यूरोप की लैंग्वेज है मान लीजिए। अब इंडिया में अगर मान लीजिए हिंदी भाषी, हमारे जो भारतीय विद्यार्थी जितने भी हैं मान लीजिए किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग भाषी जरूर हो सकते हैं, ठीक है ना, सभी की भाषाएं स्टेट के जो स्टेट लेवल की जो भाषाएं हैं वो सबकी अलग अलग है, मुझे आप लोग सभी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो इस तरह से मान लीजिए कि सभी की भाषा अलग अलग है, लेकिन जब अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में जब आएंगे तो उस क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से ही वो उस भाषा में, अंग्रेजी में जा सकता है, सीख सकता है। वो एक माध्यम है, वो एक सीढ़ी का कार्य करता है उस पर चढ़ने के लिए, मान लीजिए सीखने के लिए। चलिए आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ता है, ते है, ता हूँ, जैसे मान लीजिए ता हूँ, कहीं ता हूँ भी आता है वाक्य के आखिर में, ठीक है ना, हिंदी वाक्य के अंत में ता है आता है, या फिर ते हैं आता है, ठीक है ना, ते हैं, तो इसमें बहुवचन वाली बात हो जाती है, ठीक है, प्लुरल में। और उसके बाद में ता हूँ, जैसे मान लीजिए ता हूँ आता है, जैसे खुद के लिए ता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जैसे मान लीजिए दौड़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं कुछ भी हो सकता है, तो ता हूँ। अब जैसे ता है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ये इसमें मान लीजिए ते हो जैसे लिख दें, या फिर मान लीजिए ती है। तो ऐसे अगर मान लीजिए हम जो पहचान अब मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी वाक्य की पहचान होती है, हिंदी वाक्य की पहचान होती है। हिंदी से जब अंग्रेजी में जाएंगे तो ये जो चीजें हैं आपको थोड़ी मदद करेगी सीखने में, ठीक है ना। और इनके टेंस के बिना इंग्लिश भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती, रटी जा सकती है, रटने से कोई भाषा थोड़ी आ जाती है मान लीजिए किसी को, तो रटने वाली चीज नहीं है। भाषा सीखना है तो उसकी ग्रामर पर जाना ही पड़ेगा। ग्रामर भाषा को एक जो है सही तरीके से पेश करता है। आइए, तो ये जो है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ता हूं, ते हो, ते है आदि जो है इसमें आदि शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एक मैं आपको बता रहा हूं, आदि शब्द आते हैं, टेंसों को भरना भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आते हैं। ये तो होगी इसकी हिंदी की पहचान। आइए हिंदी के बाद में अब मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ, अब उसके बाद में मेन वर्ब में चलते हैं। एडवर्ब बताऊं, ये हिंदी की पहचान होगी ना। अब हिंदी की पहचान तो इन अक्षरों से हो रही है, अब अंग्रेजी की पहचान अंग्रेजी के शब्द से ही हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ एडवर्ब बोलूंगा, ठीक है ना, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब इसमें वो आएंगे जो समय को दर्शाने वाले हैं, समय सूचक एडवर्ब जो होते हैं, ठीक है। एडवर्ब है या एडवर्बियल है जो भी मान लीजिए, तो एडवर्बियल है। एडवर्ब वाकई वो एडवर्ब जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एडवर्बियल होते हैं। आइए, और वो एडवर्ब होते नहीं, एडवर्बियल होते हैं।
तो दिखते हैं, वो देखने में वो काम उनका कर रहा है। तो देखिए एडवर्ब, इसमें एडवर्ब क्या होगा, जैसे प्रेजेंट का, जैसे मान लीजिए लिखता हूं मैं, अब प्रेजेंट में जैसे ऑलवेज आ जाएगा, ALWAYS, ऑलवेज मीन क्या होता है, हमेशा। इसके बाद जैसे मान लीजिए ऑफेन, OFTEN, ऑफेन, ठीक है ना, ऑफेन का मतलब है प्राय, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए डेली, DAILY, डेली है, जैसे मान लीजिए डेली है। इसके बाद में जैसे अब ऊपर लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर से, तो ये चीजें तो आप समझ पा रहे हैं। तो ऑलवेज है, जैसे ऑफेन है, जैसे डेली है, या जैसे मान लीजिए सेल्डम है, SELDOM, सेल्डम, कभी कभार, ठीक है ना, ये सेमी नेगेटिव है। सेमी नेगेटिव का मतलब होता है अर्ध नकारात्मक और अर्ध पॉजिटिव, यानी कि सेमी नेगेटिव का मतलब है 50% पॉजिटिव है और 50% नेगेटिव है। ये तो किधर जाएगा, ये नेगेटिव में जाता है, ये पॉजिटिव में बताते हैं, लेकिन आपको 50-50%, ठीक है, सेमी नेगेटिव बताते हैं इसको। लेकिन ये फिर एक तरफ अगर जाया जाए कि इसको फिर क्या माने, नेगेटिव माने और क्या मानेंगे, ये है इसमें। तो सेल्डम कर दें या प्रोबेबली कर दीजिए, PROBABLY, ठीक है ना, प्रोबेबली, सामान्यतया यानी शायद, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। और उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए अब प्रोबेबली कर दिया, और उसके बाद में जैसे एवरी आता है, जैसे मान लीजिए एवरी कर दें, एवरी, एवरी के साथ में हम कोई भी समय लिख सकते हैं, जैसे एवरी डे हो जाएगा, ठीक है ना, एवरी डे, या फिर एवरी के बाद में एवरी नाइट कर दीजिएगा, एवरी नाइट, ठीक है ना, प्रत्येक, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, एवरी नाइट का मतलब प्रत्येक रात, या फिर एवरी जो है मॉर्निंग कर दीजिए, प्रत्येक सुबह, ठीक है। एवरी के एवरी लगता जाएगा प्रत्येक के आगे, ठीक है ना, एवरी मॉर्निंग हो जाएगा, या फिर एवरी मॉर्निंग अगर नहीं है तो एवरी इवनिंग हो जाएगा, वहाँ आपको वाक्य में आखिर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। कई इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बताने वाले हैं, कई लास्ट में लगने वाले हैं, कोई जैसे सब्जेक्ट के बाद में मुख्य मेन वर्ब से पहले लगने वाले हैं। तो एवरी इवनिंग है, तो इसमें एवरी इवनिंग भी आ सकता है, एवरी वीक भी आ सकता है, ठीक है ना, एवरी वीक का मतलब होता है प्रत्येक सप्ताह। एवरी वीक के बाद में एवरी मंथ भी आ सकता है, वाक्य के आखिर में लिखा हुआ, ठीक है ना, एवरी मंथ। या फिर एवरी के बाद में ईयर भी आ सकता है, प्रति वर्ष, ठीक है ना, एवरी ईयर भी हो सकता है। तो इस तरह की क्या है कि ये जो शब्द है ये आते हैं इस टेंस के वाक्य में। अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस का वाक्य है तो उसमें सेल्डम मिले, अगर प्रोबेबली मिलता है, अगर एवरी डे, एवरी नाइट, या मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, या एवरी मंथ, या एवरी ईयर, या ऑलवेज, या जैसे ऑफेन है या डेली है, मान लीजिए, ठीक है ना। ये जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय दिखाने वाले जो है सुझाने वाले शब्द हैं। तो ये शब्द एडवर्बियल है ये सारे, ठीक है ना, समय को बताने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, समय बताएंगे। तो ये शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं, बाकी टेंसों में ये नहीं आते, उनके अपने एडवर्ब होते हैं। आए ना समझ में। तो अभी ये अंग्रेजी यानी ये वर्ड ये बताएंगे कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है अंग्रेजी में जो लिखा होता है सेंटेंस, अगर उनमें ये शब्द दिखाई पड़ते हैं जो मैंने अभी बताया है, ये एडवर्बियल, तो ये अगर दिखाई पड़ते हैं तो इनको फिर क्या करेंगे, उसको क्या समझा जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये माना जाएगा, दिमाग से ये समझना होगा आपको। तो उसके बाद याद रखना है, इन वर्डों को याद रखना पड़ेगा आपको, चाहे आप उनको समझ लें चाहे रट लें। मान लीजिए पहले आपको रटने की ही आदत पड़ेगी, मुझे मालूम है, पहले आप रटना ही सीखोगे, क्योंकि रटते 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 जब ये आदत बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये अपने आप में समझ में विकसित हो जाती है। रटने की प्रवृत्ति ही आपको सबसे पहले आगे बढ़ा सकती है। पहले आप रटने की प्रवृत्ति अपनाएंगे, उसके बाद में ये समझ में विकसित हो जाती है, अपने आप में समझ में विकसित हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा समझ में कब आएगी, ये आपको पता नहीं चलेगा, उसकी सीमा दिखाई नहीं देगी आपको फिर। तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद में जो मेन वर्ब है इसमें, हाँ मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की बात करते हैं, यानी कि जो मुख्य क्रिया, जो काम किया जाता है, क्रिया जो वर्ब की, इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब के रूप कितने होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे हम इसको 5 प्रकार के इसमें जो बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जैसे उसमें ING लगा देते हैं, ठीक है ना। और एक होता है सिंगुलर वर्ब उसमें, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक तो होता है बेस वर्ब, ठीक है ना, बेस वर्ब, दूसरा होता है सेकंड, उसका जो है पास्ट टेंस वर्ब होता है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, और एक होता है ING वर्ब, ठीक है ना, उसको हम पार्टिसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो है उसको हम फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। उसके बाद वाला जो है सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे मान लीजिए एस जुड़ा हुआ वर्ब के साथ में, जो सिंगुलर वर्ब, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कामयाब होता है वर्ब। तो
आगे लिखते हैं। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसमें। तो आगे हम क्या करेंगे कि इनको आगे लिखते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में आपको समझना है कि मेन वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, सहायता करना। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस, अब ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, सकारात्मक जो वाक्य होगा, उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वह हेल्पिंग वर्ब कब यूज किया जाएगा इस टेंस में? जब हमें उसको नेगेटिव बनाना होगा, जैसे डू नॉट, डज नॉट, ठीक है ना। नॉट अकेला नहीं आता कभी, ये डू के बाद में नॉट लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। डू नॉट का संक्षिप्त क्या होता है? डोंट होता है। और मान लीजिए जैसे अब डज नॉट करना है, डज नॉट क्या होता है? सिंगुलर होता है, नेगेटिव। सिंगुलर नेगेटिव है ये। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जैसे ही से इट है या कोई सिंगुलर नेम है, उसके लिए हम डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव बनाते समय। अब उसके बाद में हम इसका फ्यूचर जो है, इसका हम जो ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के बारे में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं, यानी जो ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को, डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है ना, काम को करने वाले व्यक्ति का नाम अथवा सर्वनाम, ठीक है। तो उसके पहले लगाएंगे और सारा पूरा वाक्य उतार करके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इसी तरह से आगे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है कि एक तो होता है डू, एक तो होता है डू और दूसरा होता है डज। तो ये है डज। तो डू लगता है किसके लिए? डू लगता है आई के लिए, डू लगता है वी के लिए, ठीक है, समझ पा रहे हो। और डू लगता है, जैसे मान लीजिए ये डू लगता है वी के लिए, डू लगता है आई के लिए, और डू लगता है यू के लिए, समझ पा रही हो। और डू लगता है दे के लिए, किसके लिए? दे के लिए, टीएसई वाले, दे के लिए डू लगता है। तो आई के लिए जैसे नेगेटिव बनाओगे तो आई डू नॉट, अगर नेगेटिव वी से बनाना चाहती हो तो वी डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर यू से बनेगा तो यू डू नॉट हो जाएगा। दे से बनाओगे तो ये किसका प्लूरल है? ये आई का प्लूरल वी होता है। दे किसका प्लूरल है? ही सी इट का। जैसे ही का, जैसे एक लड़का है तो उसके लिए ही बोल देंगे, अगर एक लड़की है तो उसके लिए सी लगा देंगे। अगर दो लड़की है तो क्या लगाएंगे? सी थोड़ी लगाएंगे, उसमें सी तो लगना नहीं, क्यों? बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया वो सब्जेक्ट, तो फिर क्या लगाएंगे? दे लगा देंगे। मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ के लिए आप ईट लगा दोगे, लेकिन मान लीजिए दो पेड़ है या दो से अधिक पेड़ है तो क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बीकानेर है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है या गंगानगर, ये जो शहरों के नाम है, इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईट का। किसका? ईट का। अगर एक शहर है, जैसे हनुमानगढ़ लिखना है, उसके लिए प्रोनाउन ढूंढना है तो ईट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। क्योंकि कोई भी शहर का नाम, किसी भी देश का नाम, बशर्ते कि वो, जैसे मान लीजिए इंडिया के लिए हम सी लगा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हर एक के लिए ऐसा नहीं है जो कि उसके लिए सी लगाया जाए। तो ही के लिए, अब जैसे इंडिया के लिए हम इंडिया से देखेंगे तो ही भी लगा देंगे, सी भी लगा देंगे, क्योंकि भारत माता कहते हैं, भारत पिता तो नहीं कहते हम, ठीक है ना। तो ऐसे में उसको हम थोड़ा सा जिस रूप में देखेंगे उसी के अनुसार उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। आगे देखते हैं, जैसे अब दे बहुवचन के लिए, जैसे एक पेड़ है तो हम उसके लिए ईट लगा देंगे, अगर दो या दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम दे लगा देंगे। एक शहर है तो उसके लिए ईट लगाएंगे, अगर दो शहर है, तीन शहर है, चार शहर है, अगर मान लीजिए जितने शहर है उसके लिए बहुवचन हो गया, दो से अधिक शहरों के लिए हम दे का यूज करेंगे, ये बात है इसमें। अगर मान लीजिए एक लड़का है तो ही लगा देंगे, अगर दो है, दो से अधिक है तो दे लगाएंगे, अगर एक लड़की है तो सी लगा देंगे, अगर उससे ज्यादा है संख्या में तो दे लगा देंगे, ये हुआ। तो आगे देखते हैं, अब ये ही सी इट का प्लूरल है ये। अब डज किसके लिए? इन सब ये जो सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है, इन प्रोनाउनों के लिए डू का यूज करेंगे, नेगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव बनाते समय, नकारात्मक बनाते समय या प्रश्नवाचक बनाते समय। डज का यूज करेंगे कब? जब उसका सब्जेक्ट ही होगा, या ही में वह। डज लगाएंगे तब जब उसका सब्जेक्ट सी होगा, ठीक है ना। डज का यूज करेंगे तब जब उसका सब्जेक्ट इट होगा। डज का प्रयोग करेंगे तब जब उसका सब्जेक्ट कोई ये जो है प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना। जैसे प्रॉपर नाउन में पुलिंग में जैसे राम आ गया तो राम कौन है? ही होता है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ सीता लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ मान लीजिए सीता लिख दूंगा, सीता लिख दिया तो सीता क्या है? सी है, तो ये मान के आपको चलना पड़ेगा, ये सी है। तो जो हम सी के लिए रूल लागू करेंगे वो सीता के लिए हो जाएगा, जो हम ही के लिए नियम बताएंगे वो राम के लिए भी शुरू हो जाएगा नियम लागू, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। अगर मान लीजिए पुस्तक है तो बुक है, वो क्या है? वो सिंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे? बुक है तो यहाँ आप बुक लिख सकते हो, BOO की बुक, ठीक है ना। अगर मान लीजिए शहर है तो वो क्या है? वो भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है सिटी, ठीक है ना, वो भी। अब
तो ये चीजें यानी कि एक वचन सिंगुलर होगा वो डज को उठाएगा, और प्लूरल है तो वो डू को उठाएगा साहित्य, ठीक है ना, समझ पाए हो। तो इसका जो नेगेटिव है, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव NEGATIVE, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डू के बाद में नॉट लगाएंगे, तो ये डो नॉट हुआ। इसका संक्षिप्त क्या होगा, डोंट, डू के बाद में एन लेकर के अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और टी लगा देंगे तो क्या हुआ, डोंट। इसका जैसे मान लीजिए हम डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, बोलते समय हम डोंट का यूज करते हैं और लिखते समय भी हम डोंट का यूज कर सकते हैं। तो पूरा समझने के लिए डू नॉट समझने के लिए है और लिखने बोलने के लिए डोंट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब डज नॉट लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, डज, ये डज नॉट, ठीक है, डज नॉट अपने आप में एक फुल फॉर्म है, जैसे डू नॉट फुल फॉर्म था, इसका शॉर्ट जो फॉर्म है वो क्या है, डजंट, डज लिख करके फिर हम इसको छटा करके एन लिखेंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, उसके बाद टी लिख देंगे तो क्या हुआ, डजंट। तो ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है, कोई वाक्य को नकारात्मक करना। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ तो आई राइट हो गया, मैं नहीं लिखता हूँ तो आई डोंट राइट, ठीक है ना, मैं नहीं लिखता हूँ, तो ये हुआ। तो वर्तमान समय की बात हो रही है, ये नेगेटिव हो गया इसमें। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि अब आगे बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये इसके बाद में नेगेटिव के बाद में क्या है कि अब नेगेटिव ये हुआ। अब प्रश्नवाचक के लिए इंट्रोगेटिव, जब वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा, INTERRO इंट्रोगेटिव, GATIVE, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो अब क्या करेंगे, प्रश्नवाचक जब वाक्य को बनाएंगे, डू या डज को, डू या डज जो है, जहां जो सहायक क्रिया उसके लिए मुनासिब है उसको लगाएंगे। अगर मान लीजिए प्लूरल वाला है तो डू लग जाएगा, अगर सिंगुलर वाला है कोई तो डज लग जाएगा। तो ये लगेगा कब, सब्जेक्ट से पहले। डू या डज का प्रयोग का जो का यूज जो है वो कर्ता से पहले करें, कर्ता से, कर्ता का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट के पूर्व करें, सब्जेक्ट के पूर्व मतलब पहले, ठीक है ना, तो पहले करें। डू या डज का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के पूर्व करें, तथा वाक्य के अंत में, यानी सेंटेंस के जो है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में मान लीजिए अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह कैसा, कौन सा प्रश्न चिन्ह, ये वाला, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, वाक्य के आखिर में, ठीक है ना, तब ये वाक्य क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। चलिए ये हुआ। अब क्या करते हैं कि ये तो नेगेटिव हो गया, मैन वर्ब मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में ये देखना है कि ये मिटा रहा हूँ। उसके बाद में जो अब देखना ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वर्ब की थोड़ा सा सिंगुलर वर्ब किसको कहेंगे, आप थोड़ा सा मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा। सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन की क्रिया, एक वचन सब्जेक्ट के लिए। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका ही है या सी है या इट है तो किस प्रकार की क्रिया उसमें लगाई जाएगी। चलिए अगर वर्ब के अंत में, अगर वर्ब के अंत में एस है या एस एच है या सी एच है या एक्स है या ओ है तो आप क्या लगाएंगे, ईएस जोड़ेंगे, वर्ब के अंत में ईएस जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ये अगर ये अक्षर नहीं है, ये अगर नहीं है तो आप क्या जोड़ेंगे, केवल एक्स जोड़ेंगे। अगर ये अक्षर वर्ब के आखिर में आया है, लास्ट वाला अक्षर अगर ये है तो आप ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। अगर ये अक्षर नहीं बैठते हैं, वाक्य की वर्ब के आखिर में नहीं आया है ऐसा कोई अक्षर, तो फिर आप केवल एस जोड़ेंगे उसमें तो सिंगुलर बन जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाई से पहले, जैसे मान लीजिए कोई वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट साउंड का कोई अक्षर है, व्यंजन ध्वनि का कोई अक्षर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जैसे कैरी लिखा है, जैसे मान लीजिए CARRY कैरी लिखना है। अब ये वाई से पहले क्या है, आर क्या है, व्यंजन है, तो इसका जो ये तो प्लूरल है अपने आप में, ये क्रिया कैरी में ले जाना, ठीक है ना, ये प्लूरल वर्ब है ये। इसको अगर सिंगुलर बनाएंगे तो CARR, अब वाई को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे और फिर ES लगा देंगे। तो वाई को आई में बदल दीजिएगा और ES जोड़ दीजिएगा तो क्या हुआ, कैरीज। तो अब ये हुआ कैरीज में। अगर मान लीजिए हमें सिंगुलर बनाना है, PLAY, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना।
अब अंत में क्या है वाई, वाई से पहले ए क्या आया, स्वर है, ये वोवेल साउंड है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, PLAY, वाई लिखना पड़ेगा, आपको केवल एस जोड़ना पड़ेगा। तो प्लेस, प्लेस का मतलब है खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, ठीक है ना। और कैरीज का मतलब होता है ले जाता है, ले जाती है, ले जाता है या ले जाती है, बस इतना ही। और प्लेस का मतलब है खेलता है, खेलती है, इतना ही, ठीक है ना। तो क्योंकि वो सिंगुलर में है इसलिए, खेलते हैं तो फिर वो बहुवचन में चला जाएगा, फिर ये नियम लागू नहीं होगा उस पर, ठीक है, ये देखना है। अब क्या करते हैं, ये हुआ सिंगुलर में। अब इस पर आधारित ये जो अब ऊपर वाले जो है ये किस तरह के हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। जैसे एस है तो इसको सिंगुलर बनाएंगे, जैसे पास, पास का मतलब होता है गुजरना, ठीक है ना। तो इसको हम जो बनाएंगे सिंगुलर करेंगे तो PASS, फिर क्या करेंगे, एस है ना, तो क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, तो क्या होगा, पासेज, ये सिंगुलर बन गया। गुजरता है, गुजरती है, ये बन गया। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए फिक्स है FIX, तो ये क्या है, ये रहा x, तो ये मैंने बता दिया, और इसमें x है ये, तो अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, इसका सिंगुलर क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए अब x क्या हो, फिक्स क्या हो, फिक्स का मतलब है स्थिर करना, टिकाना किसी वस्तु को, तो या fx, fx का मतलब चिपकाना किसी वस्तु को, तो fx, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फिक्सेज हो जाएगा, FIXES, फिक्सेज, ये सिंगुलर हो गया। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए हम जैसे रीच, REACH, अब ये रीच है, ये क्या है, रीच, REACH आ गया लास्ट में, तो ये CH वाला ये रहा अक्षर। तो अब क्या करेंगे, इसका सिंगुलर बनाना है तो रीचेज हो जाएगा, REACHES, रीचेज, ये सिंगुलर बन गया। जो ही सी इट के लिए, ये जो वर्ब है ही सी इट के लिए लगते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अब ये तीन तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए अब ये हो गया, अब SH है, ठीक है ना। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पुश, PUSH, पुश का मतलब है किसी को आगे धकेलना, ठीक है ना, पुश, पुश का मतलब धकेलना किसी को। तो इसको सिंगुलर, अब ये प्लूरल में है, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होगा, पुशेज, PUSHES, पुशेज, यानी धक्का देता है, धक्का देती है, ये हो गया इसका। तो उसके बाद ये भी आ गया। अब रह गया क्या, ओ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ गो लिखता हूँ, गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है ना, पुश का मतलब धक्का देना, तो यह गो अपने आप एक प्लूरल वर्ब है। जब हम वर्ब के साथ में कुछ जोड़ते नहीं है तो अपने आप में प्लूरल वर्ब होता है। सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होगा, हमें SES का यूज करना पड़ता है, जो मैंने अभी बता दिए ये सारे नियम। अब उसके बाद में गो है तो अंत में अक्सर क्या आ गया, ओ, तो ये रहा आपका ओ। अब क्या करेंगे, हमें क्या जोड़ना है, ES, तो ये अब जैसे मान लीजिए गो के साथ में ES जोड़ेंगे तो क्या होगा, गोज, सी गोज, ही गोज, इट गोज, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये जो सिंगुलर वर्ब जिनके साथ में यूज किए जाते हैं, इनके लिए ही नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का यूज करते हैं। जब डज नॉट यूज होगा तब ये SES जो हमने जोड़े हैं इनको हटा दिए जाते हैं। डज का यूज करेंगे ना, डज नॉट लिखेंगे, या डज प्रश्नवाचक में बनाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक बनाएंगे डज से, या डज नॉट लिखेंगे, तो हमें डज का यूज करने से वाक्य के अंदर आने वाली क्रिया जो है आगे, उसके साथ में जो SES वाला नियम मैंने अभी बताया है, ये नियम हटा दिया जाता है, फिर SES नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। और जो प्लूरल वर्ब है इनके साथ में कभी SES का यूज कभी होता ही नहीं है, भले ये प्रेजेंट टेंस हो, ठीक, नहीं लगता इसमें। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये मिटा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आगे ये हो गया, आगे आपको लिखना है इसमें, जैसे मान लीजिए बता रहे हैं आपको कि जैसे अब इसमें जो वाक्य जो बनाएंगे ना, तो वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सूत्र, ठीक है ना, या स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। तो इसमें जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मीन्स क्या होता है, सूत्र, ठीक है ना, स्ट्रक्चर मान लीजिए। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, एक साधारण सा है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, वर्ब, V1 लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब जरूरी नहीं कि वो हर चीज ऑब्जेक्ट ही होती है, तीसरे नंबर पर आने वाली चीज हर चीज ऑब्जेक्ट ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए अगर वर्ब के साथ में आप प्रश्न पूछेंगे तो क्या से प्रश्न पूछे, अगर क्या का जवाब देने वाला है, यहाँ क्या का जवाब दे रहा है, या किसको, जैसे मान लीजिए किसको, ये दो का, अगर वर्ब आपको क्या का अर्थ देता है, ठीक है ना, तो या किसको ये जवाब देता है, तो आप ये ऑब्जेक्ट मानेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। अगर क्या या किसको का जवाब ये नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है।
अगर मान लीजिए यहाँ कोई जगह का नाम आ जाता है, किसी जगह का नाम, तो क्या या किसको का जवाब है क्या? जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, मैं पूछूंगा क्या पढ़ता है, ठीक है ना, क्या पढ़ता है, खेलता है क्या खेलता है, देखता है क्या देखता है, ठीक है ना, वह पढ़ाता है, तो किसको पढ़ाता है, किसको, तो ये सारे दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाकी चीजें जो आते हैं वो अगर क्या या किसको का अगर वो जवाब नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कुछ और है, यानी उसको हम अदर वर्ड कह सकते हैं, OW कह सकते हैं उसको। आइए आगे देखिएगा। तो अब ये क्या या किसको वाला हुआ। अब इसके बाद में जो आता है ना, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ आता है तो हम उसको क्रमशः रिस्पेक्टिवली टू ऐड, यानी कि उसको हम जोड़ते हैं, क्रम से सीक्वेंसली ऐड करते हैं उसको, ठीक है, क्रमबद्ध। आगे देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया सूत्र जो फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए हिंदी से अंग्रेजी में जाने की बात जहाँ तक, तो ये पहला वर्ड मान लीजिए, ये पहला सेंटेंस में अब लिखने वाला हूँ। जैसे अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ प्रोनाउन के अनुसार ही चल रहा हूँ, जैसे प्रोनाउन हम आपको टेबल में समझाते हैं, प्रोनाउन वाइज ही चल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं, जैसे मैं दौड़ता हूँ, अगर लिखना है मैं दौड़ता हूँ, ठीक है ना, मैं दौड़ता हूँ, ये छोटा सा वाक्य है, यानी मैं दौड़ता हूँ, ये तो इसमें तो ये तीन चीज आ जाती है, तो हम दो ही चीज बता रहा हूँ पहले में, मैं दौड़ता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ये बन गया। अब दौड़ने को क्या कहते हैं, रन। तो हूँ के लिए कोई अंग्रेजी अलग से नहीं है इस टेंस में, ये नहीं कि आप एम लगा दोगे, एम का मतलब होता है तो वो कंटिन्यूस में आता है, ठीक है ना, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन इसके अंदर आई रन, इसके अंदर ही आ गया दौड़ता हूँ, इतना जो हिंदी है इसके अंदर है, ये पहले से ही ऑलरेडी इसके अंदर है, वो आपको अलग से हूँ के लिए लिखना नहीं है, ठीक है ना, मैं दौड़ता हूँ। अब ये हुआ, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो फिर क्या लिखना है, अब जैसे मान लीजिए आई डोंट या डू नॉट लिख सकते हो आप, आई डोंट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ, ये हुआ, ठीक है। क्या मैं दौड़ता हूँ, ऐसे मान लीजिए, एक बार फिलहाल ये मत सोचिए कि जैसे मान लीजिए अब फ्रेमिंग क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि आई को और वी को यू में चेंज कर देते हैं जरूरत के अनुसार, और यू को हम आई या वी में आवश्यकता अनुसार चेंज कर लेते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन में, क्योंकि वो उसमें भी यही चीजें होती हैं। तो इन चीजों को सीखने से, एक मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताऊंगा, एक नेगेटिव बताऊंगा, एक इंट्रोगेटिव बताऊंगा, ठीक है ना, एक इंट्रो नेगेटिव भी बताने वाला हूँ। तो एक वाक्य के चार वाक्य बताऊंगा मैं आपको बनाना। तो ये आपको कहाँ पर मदद करेगा, जैसे मान लीजिए आप जो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे प्रश्न बनाएंगे उसमें, तो उसमें प्रश्न तीन प्रकार से बनते हैं। एक तो यस नो टाइप वाला प्रश्न होता है, ठीक है ना, तो यस नो टाइप वाले प्रश्न करने में इनसे मदद मिलेगी आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन टैग में भी आपको मदद मिलेगी, जो अंत में जुड़ता है, पॉजिटिव वाक्य के अंत में नेगेटिव टैग जोड़ते हैं और नेगेटिव वाक्य के अंत में पॉजिटिव टैग जोड़ते हैं, ये हो गया। और प्रश्नवाचक मान लीजिए WH वाले शब्दों से प्रश्न बनाएंगे तो उसमें उत्तर वाले पार्ट को हमें छोड़ना पड़ता है, बाकी शब्दों से हमें जो है प्रश्न बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से वहाँ प्रश्न बनाते हैं। तो ये चीजें वहां पर जो मदद मिलेगी इन चीजों को सीखने के लिए, वो टेंस से मिलेगी। अगर टेंस वाले ये चीज समझ में आ गई तो वो भी समझ में आ जाएगा। टेंस अगर आ गया तो आपको डायरेक्ट नरेशन समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट स्पीच जिसको कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ जाएगा। क्यों, टेंसों के बिना उसको कैसे आप बदलोगे, इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे बिना टेंस की जानकारी के, क्योंकि दूसरे टेंस का ही बोलबाला है। उसके बाद में ये, अब ये आएगा तो फ्रेमिंग क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो फिर पैसिव वॉइस भी आ जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का आपको देखना होगा कि वो कौन से टेंस का है, किस टेंस का है, ये जानोगे तभी तो आप पैसिव वॉइस बना पाओगे। अगर एक्टिव वॉइस का ज्ञान नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, जो चलना नहीं जानता दौड़ना क्या जाने। आगे देखते हैं। तो क्या होगा, इसको हम अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या होगा, डू आई रन। अब इसमें यू नहीं बनाना है, इसको एक बार टेंस के हिसाब से आपको सीखना है, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि कभी व्यक्ति खुद से नहीं कहता क्या मैं दौड़ता हूं, क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो, ये बात तो हो जाती है। लेकिन भला कभी व्यक्ति खुद से पूछता है क्या कि क्या मैं दौड़ता हूं, लेकिन ये बात नहीं है। इसके अंदर मैं केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि टेंस सीखना कैसे होता है, ये ठीक है ना, यही सिखाना है मुझे पहले। तो डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ, आखिर इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो फिर क्या होगा, डू आई नॉट, डू आई नॉट रन, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ। या तो आप इस तरह से बना लीजिए, या फिर मान लीजिए नोट को आप यही रखना चाहते हैं तो डोंट आई रन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डोंट आई रन, यानी डू के साथ में नोट को जोड़ करके आप लिख करके यहाँ एक साथ लिखेंगे जोड़ करके, डू नॉट आई रन ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो डोंट आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ, ऐसे हो जाएगा।
तो इसके आखिर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि दोनों ये तो है इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोनेगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो है कि प्रश्नवाचक है वाक्य, और नेगेटिव इसलिए है कि इसमें नॉट बैठा है, ठीक है ना, तो इंट्रोनेगेटिव हो गया ये। आगे मैं बताने वाला हूँ, तो इस तरह से आप समझिए। इसके बाद में मैं आपको अगला सेंटेंस करवा रहा हूँ, दूसरा। देखिए दूसरे में हम, ये तो हुआ इस तरह से। अब मान लीजिए, अब इसमें लिखा जाए दूसरा सेंटेंस की हम। अब इसमें मैं लिखता हूँ हम, जैसे हम साथ साथ खेलते हैं, ये लिखना है। तो हम साथ साथ हम साथ साथ खेलते हैं, हम साथ साथ खेलते हैं, ये लिखना है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, साथ साथ ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो हम कैसे खेलते हैं, साथ साथ खेलते हैं, बस यही बताना है इसमें। तो हमको क्या बोलेंगे, वी। तो अब क्या है कि प्रोनाउन का एक टेबल है। प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन तो वैसे होते हैं 8-9 टाइप के, ठीक है ना। तो अलग उसमें भी काफ़ी 8-9 टाइप बताए हैं, 8-9 टाइप। एक टाइप सीखेंगे तो भी आपको कई दिन लग जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, छोटी सी चीज़ नहीं है, काफ़ी विस्तार है इनका। आगे एक टॉपिक को शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए टेंस, मैंने ये तो एक टॉपिक का नाम है, एक टाइटल है ये टेंस, लेकिन इसको अब सिखाऊंगा तो कितने भागों में गया, 12 भागों में। आप समझ पा रहे हैं शायद मुझे। तो क्या है कि अब अगर मान लीजिए हम लिखेंगे तो भी हो जाएगा। हम खेलते हैं, तो हम के बाद में हमें क्रिया लिखनी है, खेलते हैं, खेलने की क्रिया, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। तो वी प्ले, वी प्ले। अब इसमें आपको एस यस नहीं जोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन का है, ठीक है ना। हिज इट नहीं है, कहने का तात्पर्य सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन है ये। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। आई और वी यानी कि बोलने वाला खुद के लिए खुद बोलता है सबसे पहले। अगर मैं सबसे पहले बोलूंगा तो मैं खुद के लिए आई का प्रयोग करूंगा। अगर मैं एक हूं तो, अगर मैं दो या दो से अधिक हूं तो वी का प्रयोग करूंगा, नहीं हम, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जो सुनने वाला है, सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो सुनता है, वो सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन जैसे यू, ठीक है ना। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक भी हो सकता है, और पूरी कक्षा भी उसके सामने हो सकती है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो एक के लिए भी यू कह सकता है, वो कई लोगों को भी यू कह सकता है, कहने का तात्पर्य ये। लेकिन जो रूल क्या होगा फिर उसके लिए, रूल उसके लिए प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा कभी। तो अभी कभी जरूरत पड़े तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जहां हम बात करेंगे तो यू के लिए, एक लड़का है तो उसको हम यू कह देंगे, तो उसके लिए योर सेल्फ हो जाएगा माना यहाँ। लेकिन अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक लड़के हैं तो योर सेल्फ तो कहा नहीं जाएगा, योर सेल्वेस कहा जाएगा। तो ऐसे हम एक वचन वहाँ जो है सिंगुलर प्लूरल का वहाँ थोड़ा सा भेद करते हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो वी प्ले, हम खेलते हैं, कैसे करते हैं, साथ साथ। इनको क्या कहते हैं, साथ साथ को कहते हैं टुगेदर। तो यहाँ क्या लिखें, वी प्ले टुगेदर, TOGETHER, प्ले टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेलते हैं। हम साथ साथ नहीं खेलते हैं, नकारात्मक बनाना है तो क्या लिखेंगे, वी डोंट यानी डू नॉट, ठीक है ना। डू नॉट को ही डोंट कहा गया है। वी डोंट प्ले टुगेदर, हम साथ साथ नहीं खेलते हैं, ये हुआ नेगेटिव में। क्या हम साथ साथ खेलते हैं, क्या हम साथ साथ खेलते हैं, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक बन गया ना। तो क्या होगा, डू वी, क्या हम, ठीक है ना। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले टुगेदर, डू वी प्ले टुगेदर, GETHER, वी डू वी प्ले टुगेदर, क्या हम साथ साथ खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएगा अंत में, यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। उसके बाद में क्या हम साथ साथ नहीं खेलते हैं, इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा ये केवल आपका इंट्रोगेटिव है। और चौथा जो वाक्य बनेगा वो इंट्रो नेगेटिव होगा। क्या हम साथ साथ नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले टुगेदर, ये हो गया टुगेदर। तो इसमें ये हुआ, और अंत में प्रश्न मार्क लगाते हैं। तो ये छोटे से वाक्य है बिना किसी एडवर्ब के। ये मैंने आपको कोई भी एडवर्ब दिखाया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको समझाया। आइए तीसरा जो है उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि तीसरा वाक्य देखिएगा, सेंटेंस नंबर 3 देखिए। अब इसमें तीसरा सेंटेंस जो है, अब अगर मान लीजिए यू से बनाते हैं, जैसे तुम या तुमने, आप या आपने, यू ही लिखा जाएगा। मैं या मैंने, उसके लिए आई लिखा जाएगा। हम या हमने, इसको वी लिखा जाएगा।
तुम या तुमने, इसको यू लिखा जाएगा। वह या उसने ऐसा लिखें तो ही भी लगा सकते हैं, लड़का हो तो। अगर लड़की है तो सी लगाएंगे, वह या उसने, ठीक है ना। एक है तो। अगर मान लीजिए बहुवचन में है तो वे यानी दे लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। या उन्होंने तो फिर दे लगाएंगे, ये हुआ। तो आप समझ पाए ऐसा है। तो इसमें है तुम, जैसे तुम पुस्तक खरीदते हो, खरीदते हो, तुम पुस्तक खरीदते हो, ये हुआ, ठीक है ना। इसमें भी कोई एडवर्ब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाया मैंने आपको। तुम खरीदते हो, वही बात है क्या, तो क्या का मतलब है ऑब्जेक्ट हुआ ना, वो देखना है। तो यू, आप यहाँ यू लिखेंगे, यू। अब काम क्या हुआ, खरीदने का, खरीदते हो, इसको क्या, खरीदने को क्या बोलेंगे, इसको देखिए भारी कीमत वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं, टैक्सी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, तो आप उसके लिए बाय का यूज कर सकते हैं, किसका, बाय बॉट, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप छोटी चीज खरीदे, पुस्तक कोई बड़ी चीज तो नहीं है, तो थोड़े से पैसे में आ जाती है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, परचेज नहीं खरीदना, कम कीमत वाली वस्तु को खरीदने के लिए हम परचेज का यूज करते हैं, अधिक कीमत वाली चीज को खरीदने के लिए हम जो है बाय का यूज करते हैं, ठीक है। तो यू परचेज, PURCHASE, यू परचेज, तुम खरीदते हो, क्या खरीदते हो, पुस्तक, ठीक है ना। तो पुस्तक, अपने पुस्तकें तो बहुवचन हो जाता, पुस्तक तो ये स्वाभाविक है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ अगर हम सीधा बुक लिखेंगे तो सही नहीं बैठेगा, तो ए बुक होगा। ए बुक क्यों होगा ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि ए क्या है, इसकी हिंदी क्या है, बै, ठीक है ना। बै क्या है, एक कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड, ये अक्षर है, ये कंसोनेंट का अक्षर है। तो जब किसी नाउन की शुरुआत, ये नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन के बाद में कॉमन नाउन, जैसे मान लीजिए वो कोई भी हो सकती है, क्या ऐसा कोई नाम है, नहीं, नाम नहीं है, जब तक नाम नहीं आता ना तब तक वो जो है वो कॉमन है। जैसे मान लीजिए वो कभी फिर कभी हम बात करेंगे उस पर, क्योंकि इंग्लिश का दायरा ही काफी बड़ा है, एक चीज को इस पर रहे तो ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। देखिए तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है अभी, नाउन से पहले ये बै से शुरू है, तो हमें ए का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल क्या आप समझ रहे हो, डिटरमिनर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ की आर्टिकल ए एंड दी का यूज होता है ना, दे भी होता है, छोटी दी भी होती है, बड़ी दी भी होती है, लेकिन अब इसका जो यूज है दी का, वो एक निश्चित संज्ञा के लिए हम यूज करते हैं, जैसे उसके लिए भी बहुत सारे नियम है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब क्या है कि ये एक कौन सी पुस्तक, ये इसमें नहीं स्पष्ट किया गया है, बुक है, कोई भी हो सकता है, निश्चित है, तो इंडेफिनेट नाउन है ये। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ए लिख देंगे। तो बुक्स नहीं है, पुस्तकें नहीं है, पुस्तक, तो यू परचेज ए बुक, तुम पुस्तक खरीदते हो, यह बन गया। अब क्या करते हैं, तुम पुस्तक नहीं खरीदते हो, ठीक है ना, तुम पुस्तक नहीं खरीदते हो, तो क्या लिखेंगे, यू डोंट परचेज, PURCHASE, यू डोंट परचेज ए बुक, तुम पुस्तक नहीं खरीदते हो, ये हुआ। क्या तुम पुस्तक खरीदते हो, तो डू यू परचेज, PURCHASE, डू यू परचेज ए बुक, क्या तुम पुस्तक खरीदते हो, ये बना। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम पुस्तक नहीं खरीदते हो, तो क्या होगा, डू यू नॉट, अंदर वाले हिस्से में आप नोट को पूरा लिख सकते हैं, डू यू नॉट परचेज, PURCHASE, डू यू नॉट परचेज ए बुक, क्या तुम पुस्तक नहीं खरीदते हो, ये हुआ इसके। तो एक सेंटेंस के कितने वाक्य बनाने चाहिए, 4 वाक्य, कम से कम 4 वाक्य बनाइए, तब आपको आगे आने वाले जो लैंग्वेज की बात जहां तक कर रहे हैं, आपको किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी लेटर में, या किसी भी जो है ऐसे में, या पैराग्राफ में, या किसी भी पुस्तक को पढ़ने में, जहां भी बोलने में, लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि आप ये 4 प्रकार के वाक्य बनाना सीख लीजिए। आगे बताना मेरा काम है, मैं आपको सिखाता रहूंगा। आगे देखिए, तो ये 4 हुए 4। और देखिए इसमें हमने क्या है कि 3 चीज को दिखाई है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को दिखाया है। अब की बार हम सब्जेक्ट को दिखाएंगे, वर्ब को दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, और एडवर्ब को भी दिखा देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो दिखाते हैं आगे वाला सेंटेंस, देखिएगा। अब आगे में जो है चौथा सेंटेंस बनाने वाला हूँ, देखिएगा। अब फोर्थ में जैसे मान लीजिए वह, अब वह हमेशा
वह हमेशा वह हमेशा वह हमेशा अ, वह हमेशा टेनिस, या मान लीजिए कोई भी छोटा सा एक खेल लिख लेते हैं, वह हमेशा टेनिस खेलती है, TENNIS, टेनिस, वह टेनिस खेलती है, मान लीजिए ये है थोड़ा सा कि खेलती है, तो खेलती है। तो अब इसमें क्या है कि तीनों ही चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है इसमें। तो मैं आपको समझाने, खेलती है तो इसका मतलब है यहाँ से पता चला कि कोई लड़की हो सकती है ना, लड़का तो नहीं है, लड़का होता तो खेलता है, ठीक है ना, तो समझ पा रहे हैं शायद, तो उसके लिए हम ही लगाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या लगाना है भाई के लिए, सी, तो यहाँ लगा रहे हैं सी, तो ये हुआ सी। अब क्या है, वह खेलती है, अब क्या है हमेशा, ये क्या है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी बारंबारता बताने वाला, ठीक है ना, बारंबारता यानी कि वो काम कितनी बार हुआ, हमेशा हुआ, हमेशा होता है, ठीक है ना, कितनी बार होता है, हमेशा होता है। तो ऐसा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद में होता है यूज। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑलवेज, सी ऑलवेज, ये हुआ सी ऑलवेज, सी ऑलवेज क्या लिखते हैं, खेलना, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, ये हुआ प्ले, ठीक है ना, प्ले अभी ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्लेस, तो सी ऑलवेज प्लेस, वह हमेशा खेलती है, क्या खेलती है, टेनिस, तो यहाँ हम किसी भी खेल के नाम को सीधा लिखेंगे, TANNIS, टेनिस, तो ये हुआ सी ऑलवेज प्लेज टेनिस, वह हमेशा टेनिस खेलती है। किसी भी खेल के नाम के आगे ए का यूज नहीं होगा, डी का यूज नहीं होगा, न ही एन का यूज होगा, क्योंकि अब जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट सीधा लिखना होगा, ठीक है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, फुटबॉल है या खो खो है, खेलों के नाम के आगे हम कभी डी का यूज नहीं करते हैं, ये हुआ इसमें। अब जैसे मान लीजिए इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब इसमें जैसे अब मैं लिख रहा हूँ कि वह टेनिस, वह हमेशा टेनिस नहीं खेलती है, तो शी करके उसके बाद में सी डज नॉट, सी डजंट कर लीजिएगा, सी डजंट ऑलवेज, शी डजंट ऑलवेज, ALWAYS, शी डजंट प्लेस ऑलवेज, प्लेस, प्लेस नहीं करना है, प्ले करना है, क्योंकि डज लग गया, डज के बाद में यहाँ प्ले लिखना है, इसका एस हटाना है, क्योंकि डज लगने से एस हट जाता है। शी डजंट ऑलवेज प्ले टेनिस, वह हमेशा टेनिस नहीं खेलती है, वह हमेशा टेनिस नहीं खेलती है, ये वाक्य हुआ आपका नेगेटिव। प्रश्नवाचक बनाने क्या, वह हमेशा टेनिस खेलती है, तो क्या होगा, डज को पहले लिखना होगा, डज शी, डज सी ऑलवेज, डज सी ऑलवेज, ऑलवेज को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में, डज को ही निकालना है बाहर, डज सी ऑलवेज प्ले, डज सी ऑलवेज प्ले टेनिस, TENNIS, टेनिस, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए अंत में, डज सी प्ले, डज सी ऑलवेज प्ले टेनिस, क्या वह हमेशा टेनिस खेलती है। चौथा वाक्य है, क्या वह हमेशा टेनिस नहीं खेलती है, ये, तो फिर क्या बनाएंगे, डज शी नॉट ऑलवेज प्ले टेनिस, TENNIS, टेनिस, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, डज शी नॉट ऑलवेज प्ले टेनिस, क्या वह हमेशा टेनिस नहीं खेलती है, तो ये हुआ, तो एक वाक्य के कितने वाक्य बन गए, 4 वाक्य बने। अब जो है अगला मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनका जो है हमेशा होता है, ठीक है ना, जो हमेशा होते हैं उन कार्यों को इसी टेंस में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ऐसे लिखना है, और रोज पढ़ाते हैं ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए अगला 5वां सेंटेंस, वह हमें रोज अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, अब जैसे हिंदी है इसकी, वह हमें रोजाना, ठीक है ना, वह हमें रोजाना अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाते, थोड़ा सा ये, पढ़ाते हैं, ये हुआ इसकी हिंदी। तो वह हमें रोजाना अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा इसका, वह के लिए क्या लिखोगे, ही, ये काम रोज होता है ना, रोजाना होता है,
तो वह हमें रोजाना अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये काम रोज होता है, एक दिन नहीं होता, हमेशा होता है, बार बार होता है। ये जो काम हर रोज होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ये बात इसमें। या फिर हम जैसे मान लीजिए कि किसी भी बड़े जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इनका विदेश यात्रा जब ये करते हैं तो इनका जो जैसे विदेश यात्रा करते हैं तो इनका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। भले ही वो आगे आने वाले समय में जाएंगे, अभी गए नहीं है, मान लीजिए जाएंगे ऐसे लिखना है तो भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना होगा। अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की तारीख आ गई है, सेवानिवृत्ति की तारीख आ गई है तो उसको सेवानिवृत्ति देनी है, तो क्या होगा उसमें अभी हमें उसकी सेवानिवृत्ति, भले ही उसको नेक्स्ट मंथ लिखा जाएगा आगे, लेकिन उसमें टेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है ना। तो ये होगा। अब कुछ जैसे मान लीजिए समाचार पत्रों के जो मुख्य शीर्षक है वो भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे हमारी कमेंट्री है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए टेंस कहाँ यूज़ नहीं होता, यानी कि जो कार्य बार बार होता है, हमेशा होता है, तो वो हमें इस टेंस में लिखना पड़ेगा। तो वह हमें रोजाना अंग्रेजी इंग्लिश से पढ़ाते हैं। ही टीचेज, TEACHES, इसमें ES लगेगा क्योंकि CH है। टीचेज, ही टीचेज, किस वह पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, ये हुआ इंग्लिश, तो ये हो गया इंग्लिश, ठीक है ना। ही टीचेज अस इंग्लिश, तो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, रोजाना, तो ये डेली, ये वाला जो शब्द है लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना, अंत में, ये लास्ट में लिखना होगा, इसको हम पहले नहीं लिखते हैं कभी, ठीक है। तो ही टीचेज अस इंग्लिश डेली, वह हमें रोजाना अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वह हमें अंग्रेजी रोजाना नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे लिखना है तो क्या होगा, ही डजंट, ही डजंट टीच। अब क्या करेंगे, यहाँ टीच लिखेंगे, टीचर्स नहीं करेंगे क्योंकि डज लग गया। He doesn't teach us, he doesn't teach us English daily, वह हमें रोजाना अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, ये नेगेटिव हुआ। क्या वह हमें अंग्रेजी रोजाना पढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा इसका, डज को हम पहले लिखेंगे, डज ही टीच, TEACH, डज ही टीच अस इंग्लिश, उसके बाद में ये इंग्लिश लिख दिया, ठीक है ना। डज ही टीच अस इंग्लिश डेली, क्या वह हमें अंग्रेजी रोजाना पढ़ाते हैं, तो ये हुआ क्वेश्चन मार्क लगाइएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हमें फोर्थ सेंटेंस बनाना है, क्या वह हमें अंग्रेजी रोजाना नहीं पढ़ाते हैं, रोजाना नहीं पढ़ाते हैं, ये बनाना है। तो क्या करेंगे, डज लिख करके पहले डज ही नॉट टीच, TEACH, डज ही नॉट टीच अस इंग्लिश डेली, DAILY, और आखिर में प्रश्न मार्क लगाएंगे। तो क्या बन गया आपका पूरा वाक्य, डज ही नॉट टीच अस इंग्लिश डेली, क्या वे हमें अंग्रेजी रोजाना नहीं पढ़ाते, ये बन गया। तो अब जैसे मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमेशा वो वर्तमान काल ही रहता है। जैसे मान लीजिए 2 और 2 4 बनते हैं, ठीक है ना, 2 और 2 4 बनते हैं, 2 and 2 मैक्स 4, ठीक है ना। इसमें ये सिंगुलर, क्योंकि आगे का जो यूनिट है वो सिंगुलर है, ठीक है ना। 4 क्या एक संख्या को कहते हैं 4। तो इधर तो लगता है कि 2 और 2, आपको लगा कि ये प्लूरल है, हालांकि बहुत से लोग इसको प्लूरल मानते हैं, मैक लगा देते हैं, लेकिन होता ये सिंगुलर है। तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे क्योंकि सही जो होता है उसी का अनुसरण किया जाता है। तो 2 and 2 मैक्स 4 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अब जिसका टेंस हमेशा ये होता है, ठीक है ना, इसमें कोई नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको कभी इंट्रोगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब एक माता होती है, वो जैसे कि एक बच्चों को, अपने बच्चों को भोजन रोज खिलाती है, ठीक है ना, तो कहा जाएगा कि हिज मदर सिंगुलर है, सी है वो, हिज मदर जैसे मान लीजिए फीड्स हर चिल्ड्रन डेली, उसकी माता अपने बच्चों को रोज भोजन खिलाती है, ठीक है ना। तो फीड्स हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खिलाती है, क्या, भोजन खिलाती है वो, तो फीड्स हर चिल्ड्रन डेली। तो इस तरह से अगर मान लीजिए सूर्य पूर्व में उदय होता है, अगर आप इसको टेंस बदलेंगे, होता था, तो क्या नियम बदल गया, नहीं। तो आप ये कहेंगे ना कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका टेंस कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द सन, जैसे मान लीजिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, तो क्या होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन,
ये हुआ, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगा रही है ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वन टाइम नहीं हो रहा है, ये मोर देन वन है ये, ठीक है ना। एक से अधिक बार हो रहा है ये, एक से अधिक बार जब होगा, ये काम रोज का मामला है ये, तो ये हर हमेशा का मामला है, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा कि दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, लगा रही है, लगा रही थी, ऐसा नहीं इसका बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी बताई है, तो यह निश्चित होता है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी जैसे प्रयोग करते हैं, मान लीजिए सच्चाई, जो साइंटिफिक जो चीज़ें सही बैठती है ना, उनको चाहे हम उसका प्रयोग हम इंडिया में करें, चाहे हम किसी भी बाहर के देश में करें, जिसका रिजल्ट हमेशा एक ही रहता है, बदलता नहीं रिजल्ट कभी, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ उपस्थित होंगे। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, सिखाइएगा सबको, तो सभी लाभ उठाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।